लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। निगम कर यानी उद्योगों की आय पर जो कर लगाया जाता है वही निगम कर कहलाता है और केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ये डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये उद्योगों की आय पर लगाया जाता है, उद्योगों की आमदनी पर लगाया जाता है, इसलिए एक डायरेक्ट टैक्स है। केंद्र सरकार कर की दर निर्धारित करता है और केंद्र सरकार वसूली भी करता है। तो केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर होता है जो कि उद्योगों की आय पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोबिन टैक्स। दरअसल टोबिन एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। टोबिन टैक्स ये अर्थशास्त्री थे टोबिन। यानी जो शॉर्ट टर्म्स के लिए मुद्राओं का जो कारोबार होता है, शॉर्ट टर्म्स के लिए मुद्राओं का कारोबार यानी मुद्राओं का लेन देन होता है। इस अवैध कारोबार को यानी मुद्राओं के अवैध कारोबार को हतोत्साहित करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए इस लेन देन पर उन्होंने कर लगाने की सिफारिश की थी। इस लेन देन पर कर लगाने की सिफारिश की थी क्योंकि इस पर कर लगाने की सिफारिश जेम्स टोबिन ने की थी, इसीलिए इसे टोबिन टैक्स कहा जाता है। यानी टोबिन टैक्स उस व्यक्ति ने, उस अर्थशास्त्री ने शॉर्ट टर्म्स के करेंसीज के कारोबार जो होते हैं उस पर नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो टैक्स लगाया जाता है यानी टैक्स लगाने की सिफारिश की थी, उसको उन्होंने उसे टोबिन टैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि अच्छी मुद्रा, ये बुरी मुद्रा, अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ये किसने कहा था? यह स्टेटमेंट ग्रेसम का है। उन्होंने इसे समझाया था कि कैसे ये होता है। अगर मान लें कि अर्थव्यवस्था में दो तरह की मुद्रा प्रचलन में हो, सोने की मुद्रा चांदी की मुद्रा। अगर अर्थव्यवस्था में दो तरह की मुद्रा अगर प्रचलित हो तो सोने की मुद्रा अच्छी मुद्रा कहलाएगी, चांदी की मुद्रा बुरी मुद्रा कहलाएगी, क्योंकि ये इंफीरियर क्वालिटी का मेटल, कंपैरिजन गोल्ड सिल्वर इंफीरियर क्वालिटी का मेटल है। तो अगर ये दोनों मुद्राएं अगर अर्थव्यवस्था में हैं तो लोग लेन देन के लिए
कारोबार के लिए चांदी का मुद्रा का उपयोग करने लगते हैं और सोने की मुद्रा को घर में रखने लगते हैं, क्योंकि ये मूल्यवान हो, ये वैल्यूएबल ज्यादा है, इसलिए एसेट के रूप में, संपत्ति के रूप में इसे घर में रखने लगते हैं। और बाग अपनी जरूरत की चीजें, सामान खरीदना हो, कारोबार करना हो, लेन देन करना हो, वो सब चांदी की मुद्रा में करने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, सोने की मुद्रा बाजार से गायब हो जाती है और सिर्फ चांदी की मुद्रा रह जाती है। सोने की मुद्रा घर संपत्ति के रूप में घरों में जमा हो जाती है, लोग उसे लेन देन में उसका उपयोग नहीं करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चांदी की मुद्रा का उपयोग करते हैं। अगर यही चांदी के साथ साथ, यानी सोने की मुद्रा को हटा दें और चांदी के साथ साथ तांबा का मुद्रा हो, तांबा की मुद्रा, तो क्या होगा, चांदी को लोग, क्योंकि चांदी ज्यादा कीमती है तांबे की तुलना में, तो तांबे की मुद्रा से लोग अपना कारोबार करना शुरू कर देंगे और चांदी को घरों में रखना शुरू कर देंगे। नतीजा ये होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि चांदी की मुद्रा बाजार से गायब हो जाएगी और तांबे की मुद्रा बाजार में रह जाएगी। इसी को उन्होंने, और ये इंग्लैंड में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, तो वहां के महारानी ने ग्रेसम को इसका अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने की जिम्मेदारी थी। अध्ययन के उपरांत उन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यहां बुरी मुद्रा का अर्थ इंफीरियर क्वालिटी की करेंसी की बात। समझ में आ गया कि आखिरकार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से कैसे बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकहित याचिका की अवधारणा। लोकहित अवधारणा कहां से शुरू हुई? तो ये अमेरिका से, ये कॉन्सेप्ट पहली बार अमेरिका में आया, जनहित लोकहित याचिका या लोकहित याचिका, पब्लिक लिटिगेशंस। भारत में मैंने पहले भी बताया कि भारत में इसका श्रेय बी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भागवती को जाता है, जिन्होंने भारत में लोकहित याचिका की शुरुआत की थी। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो पहली बार जनहित के मामलों को अदालत के सामने प्रस्तुत करने की एक अवधारणा अमेरिका में सबसे पहले विकसित हुई। यानी ऐसे मुकदमे जिससे एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता हो, उसे हम जनहित याचिका, यानी जनता के हित में जो याचिका दायर की जाती है, उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। और इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर भारत का प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है, अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आता है, अविश्वास आता है, तो क्या
प्रधानमंत्री इसके खिलाफ मत देंगे, तो क्या प्रधानमंत्री इसके खिलाफ मत देंगे? क्योंकि मत क्योंकि ये प्रस्ताव तो उन्हीं के खिलाफ आया है, और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और प्रधानमंत्री अगर राज्यसभा के सदस्य हों तो क्या लोकसभा में इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कर सकते हैं? यस या नो? यस और नो? तो मतदान नहीं कर सकते हैं, यानी इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और राज्यसभा के सदस्य होने के नाते लोकसभा में जो भी प्रस्ताव आता है या लोकसभा में जो प्रस्ताव पर मतदान होता है उसमें वो मतदान नहीं कर सकते। यानी अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनके खिलाफ आए हुए प्रस्ताव के खिलाफ वो मतदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर, और ये अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में नहीं आता है, तो इसका उत्तर नहीं। यानी अगर कोई मंत्री भी जो राज्यसभा का सदस्य है और लोकसभा में, क्योंकि मंत्री होने के नाते वो लोकसभा में भी उपस्थित होना उनका अनिवार्य है, लेकिन अगर मतदान की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, किसी विधेयक पर मतदान होता है, तो वो मतदान नहीं कर सकते। मतदान वो अपने हाउस में ही करेंगे जिस हाउस के वो सदस्य हैं। तो अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो लोकसभा में सरकार के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग का? आर्थिक सर्वेक्षण किस विभाग का यह रिपोर्ट है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त विभाग का रिपोर्ट है। वित्त विभाग का रिपोर्ट है, और यह बजट का हिस्सा है। प्रतिवर्ष जो बजट पेश किया जाता है उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले वित्तीय वर्ष का संपूर्ण विवरण होता है। संपूर्ण विवरण होता है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण वित्त विभाग का एक रिपोर्ट है जो कि बजट का ही हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति क्या है? तो सरकार की आय, व्यय एवं ऋण संबंधी नीति
राजकोषीय नीति कहलाती है। यानी राजकोषीय नीति हमेशा राज्य के द्वारा तैयार की जाती है। आय कितनी होगी, व्यय कितना होगा, अगर आय से अधिक व्यय है तो ऋण की आवश्यकता होगी, तो ऋण लेने की नीति क्या होगी, इसकी एक रूपरेखा तैयार की जाती है। अगर आय के संसाधन स्रोत कम होते हैं तो आय के स्रोत बढ़ाने की कोशिश की जाती है, व्यय की पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके बावजूद अगर ऋण लेने की आवश्यकता हो तो बाजार से किस प्रकार के ऋण लिए जाएं, इसकी रूपरेखा पहले से तैयार की जाती है, पहले से निर्धारित की जाती है। और यह संपूर्ण नीति ही राजकोषीय नीति होती है। राजकोषीय नीति होती है। तो किसी भी राज्य की आय, व्यय एवं ऋण संबंधी नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी यानी SIDBI सिडबी ये क्या है? दरअसल ये एक औद्योगिक वित्त निगम, और बेसिकली ये आईडीबीआई की सहयोगी संस्था है। आईडीबीआई की ये एक सहयोगी संस्था है। बेसिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का एक ये एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे उद्योगों के लिए उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था करती है। छोटे उद्योगों के लिए, बेसिकली छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए ये छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करती है। छोटे उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त सभी छोटे उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित यानी कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करने की भी ये कोशिश करती है। और जब इस बैंक की शुरुआत की गई थी 1990 में, इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसकी स्थापना 450 करोड़ की राशि के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। यानी इसकी जो इनिशियल अमाउंट यानी पेडअप कैपिटल था वो 450 करोड़ था। आज का वर्कशॉप यहीं कंक्लूड करते हैं। अभी 5 प्रश्न और है, कल में है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जिम बैंक क्या है? एग्जिम यानी
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, यानी आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी 1982 में, यानी 1982 में इस बैंक की स्थापना की गई थी, एक्जिम बैंक, यानी आयात निर्यात बैंक। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार अर्थात आयात और निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रासमान ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड क्या है? ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड दरअसल ये एक कॉन्सेप्ट है, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न हो, दोनों निम्न हो तो जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है। जनसंख्या वृद्धि अगर बर्थ रेट और डेथ रेट अगर दोनों कम हो तो वैसी स्थिति में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो कि किसी भी देश के लिए, विशेषकर ह्यूमन रिसोर्स के लिए, मानव संसाधन के लिए उचित नहीं है। और कुछ देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जिसको हम कहते हैं ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड, जैसे जापान। जापान में भी यही स्थिति कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो है, और लो होने की वजह से दोनों का ये जो वहां का जनसंख्या ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप किन देशों के बीच विवाद का कारण? किन देशों के बीच विवाद का कारण है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच हालांकि न्यू मूर द्वीप अब मर्ज कर गया है समुद्र में। 1974 में इस द्वीप के बारे में पता चला था। ये 24 परगना
जिला है उसके समानांतर बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप था, छोटा द्वीप था, लेकिन इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद रहा। 1981 में भारत ने वहां झंडा फहराकर उस पे अपना दावा पेश किया था, जबकि बांग्लादेश का उसके ऊपर अपना दावा था, क्योंकि ये द्वीप भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आता था। इसलिए भारत सरकार इस पर हमेशा से दावा किया कि न्यू मूर द्वीप भारत का हिस्सा है। हालांकि अब यह समुद्र में डूब चुका है, अब इस द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्पियर होजेस। डैम्पियर डैम्पियर होजेस रेखा क्या है? डैम्पियर होजेस रेखा क्या है? दरअसल ये भारत का जो डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, यह रेखा सुंदरवन डेल्टा के उत्तरी सीमा को दर्शाता है और 1829-30 में इसका सीमांकन किया गया था और उत्तरी और सुंदरवन के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से को बांटने के लिए डैम्पियर होसेस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है। 1829-30 में यह सीमांकन किया गया था, यानी सुंदरवन डेल्टा के उत्तरी सीमा को दर्शाता है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है। इस क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। अंतिम प्रश्न है आज के वर्कशॉप का। में दम पे, में दम में पाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इस राज्य में मनाया जाता है में दम में पाई उत्सव। दरअसल ये उत्सव असम की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और विशेषकर ताई जनजाति द्वारा ये उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर उस प्रसाद का वितरण करते हैं। ये प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाता है में दम में पाई। आज का वर्कशॉप समाप्त हुआ। धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना है आप लोगों को?